तो साथियों, 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न जो पूछा गया है वो है, कारण बताइए कार को चलाते चलाते उसके टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है। तो देखिए, इसका आंसर एकदम सरल और सिंपल ही है। जब हम कार चलाते हैं, कार ही क्यों, हम जब साइकिल चलाते हैं या हम जब दो पहिया वाहन चलाते हैं इंजन वाले, तो कोई भी वाहन जब हम चलाते हैं तो क्या होता है, टायर जो है वो गति करते हैं। अब टायरों की गति करने की वजह से उनके अंदर जो वायु भरा हुआ है वो भी क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अब जब वो वायु के अंदर, टायर के अंदर वायु जब गति करेंगे तो गति करते हुए क्या होते हैं, वो आपस में संघट करते हैं, टकराते हैं। और जब वो टकराएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस गतिज ऊर्जा के बढ़ने के कारण टायर के अंदर का जो वायु दाब है वो बढ़ जाता है। सिंपल सा है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होता है, वायु दाब बढ़ जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, न्यूटन के गति बरसात के दिनों में दूर की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, क्यों? अब बरसात का समय होता है, आपको मालूम है बरसात के समय में क्या होता है, जो धूल कण है वो पूर्ण रूप से नीचे बैठे होते हैं। मतलब आपकी जो ध्वनि है वो किसी अवरोध से टकरा करके नहीं आ पाती। अब जब अवरोध ही नहीं रहेगा, मतलब आपकी ध्वनि जो है डायरेक्ट सुनने वाले तक या दूर तक सुनाई देगा। तो मुख्य कारण क्या है, बरसात के समय अवरोधों का ना होना। तो बरसात के समय दोस्तों जानते हो कि हवाएं भी बहुत तेज़ नहीं चलती है। जब बारिश होती है तभी हवाएं तेज़ चलती है। और साथ ही साथ जो धूल कण है जो वातावरण में बहुत ज़्यादा होते हैं सामान्यतः गर्मी के समय में, लेकिन बरसात में वो धूल कण नहीं होते हैं। तो इस वजह से, और साथ ही जो वातावरण है वो क्या होता है, नमी वाला होता है। नमी वाला होने की वजह से भी ध्वनि जो है दूर तक सुनाई देता है। तो यही कारण है कि बरसात के दिनों में दूर की ध्वनि भी आपको स्पष्ट सुनाई देती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है, वेग और चाल में अंतर लिखिए। तो वेग और चाल, सामान्य लोग जो हैं वेग और चाल दोनों को एक ही समान लेते हैं, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो लोग जानते हैं कि वेग और चाल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है, जबकि चाल अदिश राशि होता है। हमने इससे पूर्व वेग के बारे में अध्ययन किया है। तो वेग चूंकि सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है, इसका मतलब वेग जो है वो विस्थापन पर निर्भर करता है, जबकि चाल दूरी पर निर्भर करता है। इसमें दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से दूरी जो है हमेशा धनात्मक होता है, उसी प्रकार से चाल भी क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन जिस प्रकार से विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है, उसी प्रकार से वेग भी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी। हम उदाहरण के रूप पर देखते हैं कि जब हम गति करते रहते हैं तो जो वेग है हम कहीं पर धीमा करते हैं, कहीं पर तेज करते हैं, तो वेग कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। लेकिन जब चाल बोला जाएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अदिश राशि है। ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता, जबकि वेग जो है सदिशों के योग के नियम का पालन करता है। समांतर अक्ष प्रमेय लिखिए। समांतर अक्षों का प्रमेय क्या होता है, किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये इसको हम सूत्र के रूप में या छोटे रूप में क्या लिख सकते हैं, I इक्वल ICM प्लस MA², जहाँ पर I क्या है, किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्वाघूर्ण है। ICM, CM क्या है, सेंट्रल मास है। सेंट्रल मास मतलब द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण।
और m क्या है, पिंड का द्रव्यमान, और a क्या है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी है। पूछा इतना ही गया है आपको। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे के लिए इसको रख सकते हैं। सभी पूरे इसका आंसर आपको एक स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया गया है और इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर होगा। धन्यवाद।